हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ एवरीडे केमिस्ट्री। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं एवरीडे केमिस्ट्री के, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये समझेंगे ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है। ओके, सो ड्रग, आपको ये देखना है कि व्हाट इज ड्रग। जब कभी भी हम ड्रग वर्ड सुनते हैं या टीवी में सुनते हैं, तो हमेशा हम एक इमेज क्रिएट करते हैं जो कि एक बुरा इफेक्ट क्रिएट करने वाला सब्सटेंस होता है। ठीक है, सो ड्रग इज समथिंग रियली बैड एंड पीपल अब्यूज इट। हमने यही सुना है कि लोग नशे करते हैं तो वो ड्रग कहलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम अभी यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे ड्रग और मेडिसिन में। WHO ने भी ड्रग की डेफिनेशन बताई हुई है, मेडिसिन की डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, सो WHO ने भी डिफरेंशिएट किया है। WHO ने ड्रग मेडिसिन को डिफरेंशिएट किया है, ड्रग पॉइजन को डिफरेंशिएट किया है। बट अभी हम WHO की जो WHO का डेफिनेशन है उसके साथ नहीं जा रहे हैं। हम अभी यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन कवर कर रहे हैं। ड्रग क्या होता है? Drugs are low molecular mass substance which interact with target in the body and produce biological responses. ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या समझना है? बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है ये, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ड्रग एक लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला सब्सटेंस है जो क्या करता है? इंटरैक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो इंटरैक्ट कर रहा है, किससे इंटरैक्ट कर रहा है? टारगेट। ठीक है, टारगेट से इंटरैक्ट करता है बॉडी में एंड फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो कहलाता है ड्रग। ठीक है, मेडिसिन क्या है? फिर कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे। मेडिसिन आर केमिकल्स दैट आर यूजफुल इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज। ठीक है, किसी डिजीज के डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, प्रिवेंशन किसी बीमारी से बचाना, और अगर वो बीमारी हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी आप केमिकल्स यूज करोगे उन्हें हम कहते हैं मेडिसिन। ठीक है, हमने ड्रग्स किसको कहा? ड्रग लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला सब्सटेंस होता है जो कि अपने टारगेट से इंटरैक्ट करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो ये हुआ ड्रग। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो सारे केमिकल्स किसी भी तरीके की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी तरीके की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एंड किसी भी तरीके की डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम केमिकल्स को यूज करते हैं, तो वो कहलाती है मेडिसिन। ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखो, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी तबीयत भी खराब है, मैं मेडिसिन की बात करूंगी, सो मेडिसिन भी ड्रग के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कैसे? जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है, आपने डिस्प्रिन खाई। डिस्प्रिन एक केमिकल है जो कि आपकी बॉडी टारगेट को इंटरैक्ट करेगा। कौन से टारगेट को इंटरैक्ट करेगा? वो सारा इंटरैक्शन पॉइंट होगा जो कि आपका हेडेक कॉज कर रहा है। ठीक है, एंड देन वहां पे जाके वो इंटरैक्ट करेगा, वर्क करेगा। आपकी डिस्प्रिन मेडिसिन आपने या फिर ड्रग आपने ली है, वो टारगेट से इंटरैक्ट करेगा। टारगेट से इंटरैक्ट करने के बाद जो हेडेक कॉजिंग फैक्टर्स है उसे क्या करेगा? सप्रेस करेगा या रिमूव करेगा, जिससे कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि आपका हेडेक ठीक हो गया। सो जो मेडिसिन है वो भी ड्रग के कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। लाइक ड्रग का सेम यही फंडा होता है कि वो इंटरैक्ट करती है अपने टारगेट बॉडी ऑर्गन से, हमेशा एक टारगेट पे अफेक्ट करेगी और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, तो वो हो गया ड्रग। थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? सो थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज द डिजायरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल। ठीक है, डिजायरेबल और बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। सो किसी भी ड्रग का डिजायरेबल, जो आप चाहते हो वही असर दिखा रहा है वो ड्रग। कि अगर आपने हेडेक के लिए मेडिसिन खाई है तो आपका हेडेक ठीक हो गया, तो वो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, वो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है, वो डिजायरेबल इफेक्ट है उस मेडिसिन का। सो किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का डिजायरेबल या बेनिफिशियल जो इफेक्ट है, ठीक है, लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ सम सिम्टम्स, क्योर ऑफ सम डिजीज और लिविंग बॉडी इन ऑन अ लिविंग बॉडी इज नोन एज थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सो किसी भी लिविंग बॉडी में अगर जो भी प्रॉब्लम की सिम्टम्स है या डिजीज के सिम्टम्स है वो क्योर हो जाते हैं या उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, तो वो उस मेडिसिन का डिजायरेबल या बेनिफिशियल इफेक्ट है एंड इस इफेक्ट को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, अब हमने देखना है कि ड्रग का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रग क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्रग क्लासिफिकेशन। सो 4 कैटेगरीज हमने बनाई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब क्या?
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे अब हमने कैटेगराइज किया है ड्रग्स को, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट। सो उस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए जितने भी रेंज ऑफ ड्रग्स होंगे वो सारे के सारे हम देख सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि अगर आपका स्टमक पेन है या हेडेक है, तो उस प्रॉब्लम के लिए, हेडेक और स्टमक पेन के लिए जितने भी पॉसिबल केमिकल की रेंज हमारे पास है वो सारी की उसके बेसिस पे कि हाँ ठीक है ये हेडेक ठीक करेगा, हाँ ये स्टमक पेन ठीक करेगा, तो वो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया एंड उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट। सो जितने भी एनाल्जेसिक्स होंगे, जितनी भी कैटेगरी के अंदर आएंगे एनाल्जेसिक्स, वो सारे के सारे पेन किलर्स की तरह ही काम करेगी। एंटीसेप्टिक kills or arrest the growth of microorganisms. So एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक या फिर अनाल्जेसिक आपकी एक क्या है, एक रेंज है। इट इज अ रेंज ऑफ अ ड्रग और अ मेडिसिन यू कैन से, ठीक है। सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। किस बेसिस पे हमने किया यहाँ पे क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, ड्रग का एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। सो ड्रग के एक्शन के बेसिस पे जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो किसी भी बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस पे किस तरीके से वो मेडिसिन एक्ट करती है, तो ड्रग एक्शन के बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं। एंड इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑल एंटीहिस्टामाइंस and the antihistaminic inhibit the action of the compound histamine which causes inflammation in the body. So हिस्टामिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है एंड एंटीहिस्टामाइन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं आपके हिस्टामिनिक इफेक्ट को। तो ये आपके ड्रग का एक्शन है कि ये इनहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिशन यहाँ पे एक्शन हो गया ड्रग का। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन वी आर कैटेगराइजिंग ड्रग्स, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामाइन कैन बी ब्लॉक्ड। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम हिस्टामाइन के एक्शन को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं एंड हमारा डिजायरेबल इफेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये दो कैटेगराइजेशन समझ में आ गई, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे ओके। सो नाउ फाइन, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सो अभी तक हमने क्या, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कि ये किस तरीके से काम करते हैं उस बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन कर लिया, ड्रग के एक्शन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर लिया। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर टारगेट, बॉडी में टारगेट के बेसिस पे, इन केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला केमिकल स्ट्रक्चर, सो जैसे सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर वाले ड्रग्स एक कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। सो कैटेगराइजेशन हमने ऐसे ही करना है। ड्रग क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। मैंने क्या बोला, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना वो सिमिलर होता है, थोड़े से डिफरेंसेस बस आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हमने बोला कि हम जब एक कैटेगरी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैटेगरी बनाती हूँ आप बच्चों की, अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों में से मुझे कैटेगराइजेशन करना है, तो मैं कई कैटेगरीज के या कई कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रग्स के कौन से कैरेक्टर को पकड़ा, फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टर को पकड़ा। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं, उनके बेसिस पे अगर कैटेगराइजेशन कर रहे हो कि वो सारी दवाइयाँ जो आपकी बुखार ठीक करेंगी, बहुत सारी दवाइयाँ, वो सारी दवाइयाँ जो एंटीसेप्टिक है, या वो सारी दवाइयाँ जो हेडेक के लिए आती है, तो ये फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे आपने कैटेगराइजेशन कर लिया। तो मैं बच्चों को कैसे कैटेगराइजेशन कर सकती हूँ, मैं हाइट के अकॉर्डिंग, सो जितने भी लंबे बच्चे हैं मैंने एक कैटेगरी बना दी, जितने भी शॉर्ट हाइट बच्चे एक कैटेगरी मैंने बना दी। दूसरा हो गया ड्रग एक्शन के बेसिस पे कि वो ड्रग एक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और ड्रग एक्शन में डिफरेंस है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में हमने एक क्या कहना चाहिए, एक हमने कैटेगरी बना दी जो कि सारे एक जैसे काम करते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म सेम है बट अलग अलग बीमारियों के लिए यूज होंगे, ठीक है, बट ये काम एक तरीके से करते हैं, ठीक है।
बस अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बोला, मैंने बच्चों को हाइट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कैटेगराइज कर दिया, मैं जेंडर के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकती हूँ कि गर्ल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बना दिया। मैं सब्जेक्ट चॉइसेस के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर सकती हूँ, जिन्होंने पीसीबी लिया है एक कैटेगरी में आ जाओ, जिन्होंने पीसीएम लिया है एक कैटेगरी में आ जाओ, या फिर जिन्होंने फोरेंसिक साइंस के साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी ली है वो एक ग्रुप में आ जाओ, या फिर जिन्होंने फोरेंसिक साइंस के साथ साथ साइबर फोरेंसिक्स ले ली है, या फिर फोरेंसिक बायोलॉजी ली है। सो ये स्पेशलाइजेशन है, सो इसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन में बच्चों का कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया है। यहाँ पे हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर वाले मेडिसिन को हम एक कैटेगरी में डाल देंगे, and sometimes they have similar pharmacological activity. For example, sulfonamides. So sulfonamides आपके क्या होते हैं, इनका सारे ये पूरी की पूरी जो फैमिली है सल्फोनामाइड्स की, ये सेम स्ट्रक्चरल फीचर रखती है। और ये सल्फोनामाइड्स आपके क्या होते हैं, जो आप पोछे ओछे लगाते हो ना घर पे लिक्विड डाल के, that are sulfonamides as far as I know. So जितने भी cleaning products होते हैं या फिर like mild antibacterial effect वाले liquids आते हैं, वो सारे के सारे आपके sulfonamides होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे, मतलब ये कहाँ टारगेट कर रहे हैं। सो कोई ऐसे जितने भी ऐसे ड्रग है जो कोई एक सिमिलर टाइप ऑफ एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन यूजुअली इंटरैक्ट विद द molecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid. सो अगर आपकी जो मेडिसिन है, आपकी ड्रग्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करते हैं, लिपिड्स को टारगेट करते हैं, प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक स्पेसिफिक टारगेट वाले हैं। तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेगी, एक ग्रुप बना दिया हमने, प्रोटीन्स को टारगेट करने वाली, न्यूक्लिक एसिड्स को टारगेट करने वाली जो मेडिसिन है उसकी भी हमने एक ग्रुपिंग कर दी। So these are called as the target molecule, drug target. So ये drug target हो गए, ये सब target है, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acids and all. ठीक है, drug processing some common structural processing कह रही हूँ मैं बार बार। So जो drug ऐसे common structural feature possess करते हैं, they may have same mechanism of action on the targets. So अगर इनकी structure same है, if they possess same structure, they might work on same target. ठीक है, सेम मैकेनिज्म से सेम टारगेट को कैप्चर करते हैं। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट इन द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट। देखो, तो जितने भी मेडिसिन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके टारगेट ही होते हैं। ठीक है, सो हम मेजरली अगर आप मेडिसिन पढ़ते हो या फिर अगर आप लाइक फार्मेसी के सेक्शन में जाते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल और बढ़िया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हो गया। एंजाइम भी हमने पढ़ी है स्कूल में, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स भी पता है, बट यहाँ पे हमने फिर से पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स या वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। इनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन नेचर के होते हैं ये मोस्टली। मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं, सो मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन क्या करेंगे, अगर जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं एंजाइम्स, दे परफॉर्म important role in biological catalysts. They are biological catalyst. Biological catalyst मतलब क्या, जैसे कि आप लैब में कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो मोस्टली ये यूनिवर्सल सी चीज़ है कि अगर आप हीट करते हो आपके लेट्स से आपके सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते हो तो डिजायर्ड इफेक्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट वो कैटलिस्ट का काम करेगा, मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो फटाफट से कंप्लीट कर देगा बिना उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए। सो प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वर्क करते हैं। जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, राइट। सो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, बहुत सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, इन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर के केमिकल्स हैं। ठीक है, सो ये जो एंजाइम्स है, ये जो प्रोटीन्स है, आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्टन करते हैं बिना उस
केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए और इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। सो ये नेचर, केमिकल नेचर से कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं और ये क्या करते हैं, आपके एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन जो कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते बट आपकी उस रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं, एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो आप एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मेजरली हमने दो तरीके के फंक्शंस बोला एंजाइम्स का। सो पहला फंक्शन क्या है, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट, is to hold the substrate for a chemical reaction। अब ये substrate क्या है समझेंगे, active sites of enzyme hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by the reagent effectively। अब हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है या फिर एंजाइम वोकैबुलरी देखनी है। तो अभी मैंने बोला सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और एक्टिव साइट। ठीक है, सो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट is something which reacts or which binds with the enzyme। ठीक है, सो ये आपका क्या है, दिस इज योर सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इज योर सबस्ट्रेट, ये क्या करेगा, ये जाके आपके एंजाइम से बाइंड होगा। ठीक है, इट रिएक्ट्स विच बाइंड्स टू द एंजाइम। तो यहाँ पे देखो कि आपका जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपको दो बेंजीन रिंग जैसा जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। सो ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आके आपके एंजाइम में फिट होंगे और जिस प्लेस पे फिट होंगे उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, जिस प्लेस पे फिट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट और बाद में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज एंजाइम, ये आपकी एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज योर एक्टिव साइट AS एक्टिव साइट और ये आपका प्रोडक्ट है P। ठीक है, प्रोडक्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको लास्ट में जो भी एंड रिजल्ट मिलता है वो आपका होता है प्रोडक्ट। और अगर यहाँ से हम सबस्ट्रेट रिमूव कर दें तो आपको पहले के जैसे एंजाइम मिल जाएगा। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, इट इज द साइट which where your substrate will fit into। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो फंक्शन है एंजाइम के वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या, दिस येलो थिंग इज योर सबस्ट्रेट, यहाँ पे दिस इज योर सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट को होल्ड करने का काम करते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये जो एक्टिव साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम की, वहां पे जाके ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, दिस इज माय एंजाइम, दिस इज माय एंजाइम। अब ये क्या है, ये है मेरी एक्टिव साइट, AS में AS लिख रही हूँ, ये मेरी एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट मैंने कैसे बनाया, दिस इज माय सबस्ट्रेट, दिस रेड वन, ये मेरा सबस्ट्रेट है। सो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं, एक्टिव साइट्स पे एंजाइम क्या करते हैं, आगे फिट होते हैं एंड आपकी जो जो आपकी रिएक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ एंजाइम के फंक्शन का। द सेकेंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप that will attack the substrate and carry out chemical reaction। so दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम्स का, ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि सबस्ट्रेट पे अटैक हो और केमिकल रिएक्शन आगे बढ़े। ठीक है, सारा कुछ डिसाइडेड है इसलिए ही ऐसा करते हैं। अब इम्पोर्टेंट रोल क्या है ड्रग का, ये दो एंजाइम के फंक्शंस आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। आई होप ये रिएक्शन आप देख सॉरी ये इमेज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस इज द इमेज, जिस इमेज से आप समझ सकते हैं ये आपका इमेज, ये आपका एंजाइम है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट है वो यहाँ आके फिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एंजाइम विच इज होल्डिंग द सबस्ट्रेट। जब एंजाइम में सबस्ट्रेट ऑलरेडी फिट रहता है तो हम कहते हैं एंजाइम इज होल्डिंग इट्स सबस्ट्रेट। फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। रोल ऑफ ड्रग्स क्या है, मेन रोल क्या होता है ड्रग्स का, बताओ क्या है मेन रोल ड्रग का। सो जो मेन रोल है ड्रग का, इट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रोल ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, जब आप कोई भी ऐसी ड्रग खाते हैं जिससे कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी की वो स्लो हो जाती है, तो मेनली ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं किसी भी एंजाइम के रोल को। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अ कॉमन रोल ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग क्या करते हैं, यूजुअली एंजाइम एक्शन को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करना मतलब सप्रेस करना, सप्रेस करना या फिर रोक देना।
ठीक है। ये क्या कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन एक्शन को सप्रेस करेंगे या स्टॉप कर देंगे आपके एंजाइम रिएक्शन को। सो इसे हम कहते हैं इनहिबिशन ऑफ रिएक्शन, या फिर इट इनहिबिट्स इफ इट इनहिबिट्स समथिंग, सो उसे हम कहेंगे स्टॉपेज ऑफ समथिंग। ठीक है। अब हमने देखना है इनहिबिशन क्या है, अब हमने कुछ इनहिबिशन के पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है। इनहिबिशन के पॉइंट्स क्या देखने हैं हमने, इनहिबिशन में हमने देखना है कि ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है, एंड मेजरली हमने इसमें समझना है कि ड्रग इनहिबिशन क्या है। ड्रग्स इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, कोई भी आप मेडिसिन खाते हो तो वह एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं। दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट्स, अब ये क्या करेंगे, जो बाइंडिंग साइट्स है जिसको हमने कहा था एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, और ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं, ब्लॉक करके बाइंडिंग साइट्स को। आपके एक्टिव साइट्स को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी तो जो सबस्ट्रेट है वो वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे इनहिबिशन हो गया। सो हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि आप क्या करोगे कि आपको इनहिबिट करना है सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को। ठीक है, आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है। सो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपके रूम पे कोई एंटर ना करे, तो अगर आप गेट ओपन रखोगे और फिर आप ये चाहोगे कि कोई रूम पे एंटर ना करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, गेट क्लोज करना पड़ेगा। सो जैसे आप गेट क्लोज करोगे तो अगर कोई आना भी चाहेगा आपके रूम के अंदर तो वो आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव साइट को ब्लॉक करना क्या हुआ, आपके रूम का गेट बंद करना हुआ, या फिर इस एंजाइम के रूम का गेट बंद करना हुआ, जिसमें आके कोई भी सबस्ट्रेट नहीं बैठ सकता। ठीक है, या फिर आपके रूम पे कोई भी और पर्सन नहीं घुस सकता। तो सेम मैकेनिज्म से आप समझो। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या किया, ड्रग ने उस एक्टिव साइट को चेंज कर दिया, या फिर उस एक्टिव साइट को ड्रग ही बाइंड कर लेते हैं ताकि कोई भी सबस्ट्रेट उसे बाइंड ना कर सके। और इट कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और ये क्या करते हैं, रोक देते हैं आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी कब आएगी, मतलब रिएक्शन को फास्टन करने वाली एक्टिविटी कब आएगी, जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा आपके एंजाइम को। बट अब सबस्ट्रेट एंजाइम को बाइंड कर ही नहीं रहा है, सो आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी एंजाइम की इनहिबिट होगी। ओके, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम का इनहिबिशन करते हैं, ये सारे एक्शंस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ओके, सो ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट on active site of enzymes into two different ways. So दो तरीकों से ये काम किया जा सकता है, मतलब दो तरीकों से आप अपने रूम का गेट बंद कर सकते हो। दो तरीकों से आप एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो या बंद कर सकते हो, जिससे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड ना हो। कौन कौन से हैं वो दो सिस्टम्स। तो ये दो सिस्टम अगर आप इजीली समझना चाहते हो तो हम कह सकते हैं, कहा गया, कंपैटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। ये दोनों हम समझेंगे। ये स्लाइड थोड़ी एक दो स्लाइड्स के बाद लग गई है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो मैं ये रीअरेंज कर दूंगी। पहला मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा मैंने बोला नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है या नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिशन क्या है, यहाँ से भी समझते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका या पहला वे क्या है, फर्स्ट वे इज ड्रग compete with the natural substrate for their attachments on the active site of the enzyme. Such drugs are called as competitive inhibitors. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा, तो जो ड्रग है वो compete करते हैं आपके नेचुरल सबस्ट्रेट से। नेचुरल सबस्ट्रेट मतलब वो बंदा जिसे वहां पे एक्टिव साइट पे जाना है, बट ड्रग क्या करेंगे, इस नेचुरल सबस्ट्रेट से compete करते हैं फॉर देयर अटैचमेंट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो एक्टिव साइट पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंजाइम है, ये आपकी एक्टिव साइट है, ये आपकी ड्रग है। ये ड्रग और आपके नेचुरल सबस्ट्रेट में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि कौन आके इस एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। तो ड्रग आके इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है एंड सबस्ट्रेट बेचारा फिर रह जाता है। ठीक है, तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपटीशन फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए अभी कभी आपने म्यूजिकल चेयर खेली होगी, तो कैसा होता है, जितने भी बंदे होते हैं उसमें से एक चेयर कम होती है, तो जब भी म्यूजिक स्टॉप होता है वो एक बंदा बेचारा रह जाता है और सारे बंदे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ड्रग है जो compete कर रहा है आपके सबस्ट्रेट से, वो जाके चेयर पे बैठ जाएगा और ये सबस्ट्रेट बेचारा रह जाएगा, ये उस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। सेम चीज ऐसे ही होती है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें एंजाइम की बाइंडिंग चल रही है। Some drugs do not bind the enzyme's active site. कुछ ऐसे ड्रग हैं जो जाके एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करते। These binds to a different site of enzyme. ये क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा होशियार है, ये एक्टिव साइट पे इनको कोई मतलब नहीं है, ये एक्टिव साइट पे नहीं जाते, ये किसी डिफरेंट एंजाइम की साइट पे जाते हैं, which can called allocentric site.
क्या हमने बोला एलोसिट्रिक साइट, अब ये एलोसिट्रिक साइट से जाके दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, एलोसिट्रिक साइट के साथ एलोसिट्रिक साइट के पास जाके ये दोस्ती कर लेंगे, एंड दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोसिट्रिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये इतने स्मार्ट है कि ये जाके एक्टिव साइट पे एक्टिव साइट को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ये जाके एलोसिट्रिक साइट को कैप्चर कर रहे हैं, उससे दोस्ती कर ली, उससे जाके बाइंड हो गए। अब जैसे ही ये एलोसिट्रिक साइट पे जाके बाइंड होंगे, जो आपकी एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगी इन सच अ वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब जो बेचारा सबस्ट्रेट है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा बाइंडिंग साइट, क्योंकि वो चेंज हो गया है ना, क्या हो गया, क्योंकि वो चेंज हो गया। इसकी इमेज ओके, ठीक है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बताती हूँ एलोसिट्रिक साइट, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका एंजाइम है, ठीक है, ये एलोसिट्रिक साइट है। सो ये एलोसिट्रिक साइट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यस, एलोसिट्रिक साइट, ठीक है। अब ये जो आपका सबस्ट्रेट है ना, ये बहुत स्मार्ट है, ये यहाँ पे जाके एक्टिव साइट में जाके बाइंड नहीं कर रहे हैं, ये एलोसिट्रिक साइट में जाके बाइंडिंग कर ली इन्होंने। एलोसिट्रिक साइट में जैसे जाके बाइंडिंग करी, तो इनका जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो गया एलोसिट्रिक साइट की वजह से। एलोसिट्रिक साइट में जैसे ही आपने ज्वाइन किया, सो ये इसकी एक्टिव साइट चेंज हो गई। अब ये पहले थी ऐसी पॉइंटेड, अब हो गई ये सर्कल जैसी। तो बेचारा जो सबस्ट्रेट है जो कि ऐसा है, ठीक है, जिसको आके यहाँ पे बाइंड होना था, वो यहाँ पे आके इस साइड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया, इसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, बट बहुत ही स्मार्ट वर्क किया है हमारे ड्रग ने, जो कि एक्टिव साइट को ही चेंज कर दी। इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, अगर कोई बॉन्ड बना है बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर एंड इट इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड that cannot be broken easily, then enzyme is blocked permanently, ठीक है। परमानेंटली कैसी सिचुएशन में एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, जब जो एंजाइम है और इनहिबिटर है उनके बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर बन जाते हैं जो कि इजीली नहीं टूटते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं परमानेंटली, एंड द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम। फिर बॉडी को क्या करना पड़ता है, नया एंजाइम बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जो पुराना एंजाइम था वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया है, ठीक है, फाइन।